भैया, राष्ट्र की सियासत में महाराष्ट्र से हलचल मच गई है, भूचाल सा आ गया है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता जो महागठबंधन का रूप लेता दिख रहा था, वो धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। या तो वो बिखर जाएगा, या तो हाशिए पे जाएगा, या फिर बहुत ही तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी और संपूर्ण एनडीए के साथ अपनी टकराहट का एहसास कराएगा। कि मिशन 2024 ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, संपूर्ण एनडीए के लिए बहुत मायने का विषय है। उस मिशन को रोकने के लिए सिर्फ ये कहकर कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, हत्याएं हो रही हैं, डेमोक्रेसी मर्डर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में वो सारे लोग एकजुट हो रहे हैं, समूचा विपक्ष एक मंच पे आ रहा है। आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है पिछले 3 दिनों से, आज उस पर हमारे चैनल की तरफ से हमने चुप्पी तोड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम केसी मिश्रा है और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल विजय प्रताप टाइम्स। ज्यादा कुछ जानने के लिए महाराष्ट्र की सियासत में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जो कुछ भी चल रहा है, उस विषय पर बहुत सारी जानकारी, अपडेट आपको कराने के लिए मैं ले चलता हूं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। एक खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं जिनका नाम है मिस्टर चंद्र प्रकाश मिश्रा, जो प्रदेश सचिव हैं महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन कहे जाते हैं वहां के। बहुत बहुत स्वागत है चंद्र प्रकाश मिश्रा जी का हमारे न्यूज चैनल पर। पे ज्यादा कुछ समझने या बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्र प्रकाश मिश्रा जी, जो प्रदेश सचिव हैं और वहां के स्पोक पर्सन हैं महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के। चंद्र प्रकाश जी नमस्कार। जी नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, क्या चल रहा है इन दिनों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, जिससे कि राष्ट्र के कई राज्यों में सियासी भूचाल मच गया है? ये तो होना ही था, क्योंकि देखिए जब दो विचारधारा के लोग एक साथ में नहीं होते हैं और अलग अलग विचारधारा के लोग अगर चाहेंगे कि हम एक साथ में रह करके कुछ दिन निकाल पाए, तो ये ऐसा संभव नहीं है। तो लोग अपने विचारधारा को सही जगह पर, जहां उसका उपयोग हो, उसके साथ जाना पसंद करते हैं। यही सब हो रहा है। शिवसेना के साथ में, शिवसेना ने कांग्रेस के साथ में, एनसीपी के साथ में पहले सरकार बनाई, जो कभी ऐसा हुआ नहीं था कि शिवसेना का कांग्रेस से हमेशा 36 का खड़ा हुआ करता था। शिवसेना तो आखिर भी हमारे ही पार्टी की एक विचारधारा से जुड़ने वाली पार्टी थी, लेकिन उसके साथ में भी वही हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग जो चुन करके आए, जो विचारधारा लेकर के लोगों के पास जाते हैं, तो वहाँ से जो चीजें निकल करके आती हैं उसके जब विपरीत होने लगता है, तो जो चुने हुए लोग हैं उनको ऊब सी महसूस होती है, फिर वो हटना पसंद कर जाते हैं। यही कारण है कि आज एनसीपी शिवसेना के साथ में कंफर्ट नहीं हो पा रही थी, तो वो बीजेपी के साथ में आना पसंद किया उन्होंने। इस घटना को लेकर जितने भी प्रमुख विपक्षी दल हैं, जो समूचा विपक्ष है, जो एक मंच पे आने की कोशिश कर रहा है, भरपूर कोशिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2024 के लिए, उसे रोकने के लिए, तो वो यही कह रहा है जगह जगह, जितने भी बयान आ रहे हैं बड़े नेताओं के, छोटे नेताओं के, वो सारे के सारे एक ही स्वर में एक ही बात को रख रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या, और सीधा सीधा हत्या देखने को मिल रही है। कोई कोर कसर बाकी नहीं लगा रही भारतीय जनता पार्टी, हर वक्त छद्म का रुख अपनाती रहती है, अपने दम पर कुछ करने की हैसियत नहीं रखती। ऐसे में क्या कहना होगा आपका? आप मुझे बताइए कि ये देश आजाद होकर करके करीब करीब मुझे लग रहा है 75 साल से ऊपर हो गया जी, और हम लोग अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं पिछले साल से जी, और इसमें आप 60 साल से ज्यादा समय में कांग्रेस ने काम किया जी। कभी आपने देखा कि हमारे देश का, जो भारत का प्रधानमंत्री कहीं किसी देश में, अमेरिका जैसे देश में जा रहा हो और वहाँ इतना बड़ा सम्मान मिल रहा हो, और अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े देशों में जा रहा हो और वहाँ पर वहाँ के प्रधानमंत्री झुक करके उसके पांव छू रहे हो, और ऑस्ट्रेलिया जैसे जगह पर जा करके उनको बॉस कहा जा रहा हो? क्या कभी ऐसा हुआ था? किसी ने ऐसा सोचा था कि ये संभव है? ये संभव इसलिए है क्योंकि देश का नाम रोशन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जो देश हित में और राष्ट्र हित में है, काम कर रहा है, इसका बहुत बड़ा प्रतिफल मिल रहा है। और उसके सारा श्रेय जो जाता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है,
क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री इतने सालों के बाद में पहली बार मिला। ये विपक्ष जो है इसको हजम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इनके शासनकाल में अगर आप देखने जाएं तो ये सब सारी चीजें तो इनके शासनकाल में पहले ही हो चुकी हैं। इतनी सरकारों को इन्होंने गिराया है। इमरजेंसी कौन लाया था? इमरजेंसी में सारे नेताओं को, ये जो आज विपक्ष के सारे लोग एक राग अलाप रहे हैं, ये तो चोर चोर मौसेरे भाई हो गए ना ये लोग। इनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। इनकी अगर विचारधारा होती तो यही इमरजेंसी के समय में जेल में थे आज, और जिसके वजह से जेल में थे आज उसी के साथ में गठबंधन करके उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। और स्वयं भी महत्वाकांक्षा ऐसी है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, ममता बनर्जी चाहती है मैं बन जाऊं, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं मैं बन जाऊं, राहुल गांधी चाहते हैं मैं बन जाऊं, अखिलेश जी चाहते हैं मैं बन जाऊं, मायावती चाहती है मैं बन जाऊं। ऐसे में बताइए कि देश में कितने प्रधानमंत्री बनेंगे? अति महत्वाकांक्षा कही जाएगी। सर, आखिरी सवाल पे ले चलना चाहूंगा। एक और सवाल गूंज रहा है लोगों के मन में कि एनसीपी भी गई, शिवसेना भी गई, आधा शिवसेना दो गुट में बटी हुई है, आधा भाजपा के पक्ष में, आधा अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। और शरद पवार और अजीत पवार के बीच जो युद्ध चल रहा है वो पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रही है। तो ऐसे में एक और चेहरा है जो ठाकरे परिवार का है, कभी उनकी तो तूती बोला करती थी, उनका झंडा बदल गया, उनका एजेंडा बदल गया, अभी वो कोई प्रतिक्रिया इस मामले पे नहीं दिए हैं। मिस्टर राज ठाकरे, इनके स्टैंडर्ड पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका कोई अस्तित्व रह नहीं गया है जी। अब लोगों ने क्योंकि उन्होंने केवल एक संप्रदाय, एक जात, एक धर्म, एक प्रांत, एक भाषा जी को जो मानने वाला ये देश है उसके विपरीत उन्होंने काम किया। उन्होंने उत्तर भारतीयों को टारगेट किया अपने समय में। जब लोगों ने उनको सम्मान देने का काम किया था उस समय वो सम्मान को हजम नहीं कर पाए और उत्तर भारतीयों के ऊपर चोट किया। ये कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये भारत देश एक है। यहाँ एक प्रांत, एक भाषा, एक सोच के लोग, और कोई भी आदमी जो संविधान में है कि कहीं से भी उठ करके कहीं भी जा करके रोजी रोटी कमा सकता है, उसके ऊपर कुठाराघात किया था। इसके वजह से उनको इसका प्रतिफल मिल रहा है कि जब ये जहां महाराष्ट्र को अगर बनाने की बात आती है तो उत्तर भारतीयों ने सबसे बड़ा वहां रोल अदा किया है, और उसके साथ में जब इस तरीके का दुर्व्यवहार किया तभी जनता ने इनको उठा करके फेंक दिया। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, न तो इनके कहने से कुछ होने वाला है और ना ही इनको कहीं जगह मिल रही है कि ये कहाँ किस खेमे में जाएं और किस जगह पर वो अपना बात रखें। एक और सवाल रह जाता है, छोटे संक्षिप्त में हम चाहेंगे कि उसका उत्तर आप दीजिएगा। देवेंद्र फडणवीस जो पिछली 5 साल की सत्ता मिली थी उसके मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, लेकिन इस बार सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पद छोड़ा और अपने पद पर किसी और को, शिंदे साहब को काबिज कराया। वो मुख्यमंत्री हैं, अभी अजीत पवार आ गए हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो बहुत पेशेंस रखा हुआ है, जबकि पद के लिए मार चलती है, कुर्सी के लिए होड़ मची रहती है। इस देश के इतिहास को उठा लिया जाए तो राजनीति में अक्सर ये हुआ करता है। तो फडणवीस साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी किसी को उठा करके राष्ट्रपति बना देती है, किसी को कहीं से उठा करके उसको प्रदेश का अध्यक्ष बना देती है, कहीं से किसी को उठा करके राष्ट्र का अध्यक्ष बना देती है। आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पद के लिए कोई काम नहीं करता है। देवेंद्र फडणवीस जी भारतीय जनता पार्टी के एक अभिन्न अंग हैं। उनके लिए किसी पद पोस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी पहचान ही बहुत काफी है। महाराष्ट्र में वो रहते हैं लेकिन देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और इसी वजह से आज उनको कोई हम पद के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। यही खूबसूरती को लेकर करके भारतीय जनता पार्टी लोगों तक जा रही है और लोग इस बात को सराह रहे हैं, मान रहे हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। ऐसे नेता पूरे जन्म में क्या 10 जन्म में भी पैदा नहीं होंगे, उनकी जय जयकार करनी चाहिए। इन सारी जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमसे कॉल लाइन में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। फिर से कभी मौका आएगा तो आपसे फिर संपर्क किया जाएगा। धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता।